बेटा ये अभी फार्मूला शो करूंगा, आप लोग इन फार्मूलाज को नोट करेंगे। तो रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करने के बेटा दो मेथड हैं, एक मैंने बोला विद प्रोबेबिलिटी और एक है विदाउट प्रोबेबिलिटी, और ये सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस है। ये सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस मीन के एक सिक्योरिटी का डाटा गिवन होगा, आपने उसका रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना है। अब आप देखें, आपको ये शो हो रहा है, पहले आप जरा गौर से देखिएगा, नजर आ रहा है? तो थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा सर, थोड़ा ऊपर कर लें। आप पहले सिर्फ विद प्रोबेबिलिटी वाला नोट करें, उसके बाद नीचे वाले को छोड़ दें। पहले ऊपर वाला फॉर्मूला नोट करें, नजर आ रहा है? ये ऐसा नजर आ रहा है। इसको लिखें, ये आपके सामने बेटा लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। रिटर्न इज इक्वल टू आर बार, मैं बोल भी रहा हूं, रिटर्न इज इक्वल टू आर बार विच इज इक्वल टू सिग्मा इनटू, यानी सिग्मा डालेंगे साथ में आर मल्टीप्लाई बाय पी। आर स्टैंड फॉर प्रीवियस रिटर्न और पी होगा प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी आर इंटू पी कर देना आपने। सिग्मा का मतलब होता है समेशन लेना आपने सबका। पहले आपने सिर्फ विद प्रोबेबिलिटी वाले के साथ लिखना है, जिस डाटे के अंदर प्रोबेबिलिटी गिवन होगी उसको आपने कैसे लिखना है जी। रिस्क का लिखिए सर, वो विद प्रोबेबिलिटी में पी से पीछे क्या है, वो साइन क्या है? सिग्मा का बेटा, सिग्मा का समेशन का। ठीक है। रिस्क का बेटा देखें, रिस्क इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एविएशन, और स्टैंडर्ड एविएशन के लिए बेटा साइन देखिए आपके सामने गिवन है, विच इज इक्वल टू आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी अंडर रूट, और साथ में सिग्मा भी है। जी आ रहा है नजर? आर माइनस आर बार का स्क्वायर इंटू पी, ये भी आप नोट कर लें, अंडर रूट, साथ में सिग्मा भी है। फिर मैं आपको ये भी सॉल्व भी करवाता हूं। सर कर लिया नोट जी, ये हो गया बेटा विद प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब इसके बाद देखिए विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला, ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। विदाउट प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि उसमें सिर्फ आपको प्रीवियस रिटर्न गिवन होंगे, प्रोबेबिलिटी का कॉलम गिवन नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर। तो ये फॉर्मूला देखिए बेटा बड़ा आसान है, सिग्मा आर ओवर एन। सर, थोड़ा सा लेफ्ट कीजिएगा अब आ रहा है सर, दूसरी तरफ। लिख लें बेटा, मैं आपको वैसे लिखवा देता हूँ। रिटर्न इज इक्वल टू सिग्मा आर ओवर एन, बाद दफा सिग्मा एक्स ओवर एन में लिखा होता है, आप आर ओवर एन लिख लें। आर का मतलब प्रीवियस रिटर्न होंगे। सिग्मा आर ओवर एन रिटर्न का फॉर्मूला है, रिस्क का फॉर्मूला है आर माइनस आर बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन अंडर रूट। हमने जो यूज करना है वो ऊपर वाला यूज करना है ज्यादातर। आपके जो क्वेश्चन बुक में दिए हैं वो विद प्रोबेबिलिटी के साथ ही गिवन है, तो लेकिन आप दोनों नोट कर लें, आपको पता होना चाहिए दोनों फॉर्मूलाज। जी बेटा लिख लिए, आर माइनस आर बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन अंडर रूट, ये फॉर्मूला होगा बेटा विदाउट प्रोबेबिलिटी के साथ। तो मैं वापस लेके जाता हूँ बेटा आपको स्लाइड्स के ऊपर ही, जहां पे हमारा ये क्वेश्चन था। अब ये देखें आप लोगों सर, ऊपर वाले प्रोबेबिलिटी के साथ है। जी बेटा दोबारा बोले, क्या बोल रहे हैं? जी बेटा बोले, क्या बोला आपने? सर, मैंने कहा ऊपर वाले जो दोनों थे वो प्रोबेबिलिटी के साथ, और जो हाँ, नीचे वाले हैं वो बिल्कुल। विदाउट प्रोबेबिलिटी के साथ, दोनों नीचे वाले हैं वो विदाउट प्रोबेबिलिटी। वो कैसे पता चलेगा? वो आपको डाटा से पता चलेगा। जिस तरह ये देखें सर, जो ऊपर वाले दोनों फार्मूले थे वो रिस्क रिटर्न के। बेटा, एक रिस्क का था, एक रिटर्न का था। इसी तरह नीचे भी आपको एक रिस्क का दिया, एक रिटर्न का दिया। मेरा ख्याल इंग्लिश तो पढ़नी आती है ना, ये साथ में लिखा हुआ है मेरा ख्याल, इंग्लिश में देखो जरा। एक फार्मूले में रिटर्न कैलकुलेट किया, एक में रिस्क। फिर इसी तरह विदाउट प्रोबेबिलिटी में भी एक में रिटर्न कैलकुलेट किया और एक में रिस्क। जी देखा बेटा? यस नो में मुझे आंसर दिया करें, मुझे पता चले कि आप लोगों ने लिख लिया या नहीं लिखा। यस सर, लिख लिया। मुझे जवाब तो देना, मैं वहां पे पेज लेके खड़ा हूँ, आप मुझे आगे से बोले कोई नहीं रहा। सॉरी। अब ये एक सिक्योरिटी है बेटा आपके सामने। फॉर एग्जांपल, अब आपको कैसे पता चलेगा? आपसे कहा गया ये डाटा मैंने आपको दे दिया फॉर एग्जांपल पेपर में,
मैंने कहा दिस इज द सिक्योरिटी, कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न, बस ये लिख दिया मैंने। और मैंने आपसे कहा इसका रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करें। अब ये आपके सामने डाटा है। अब आपने डाटे को देख के सोचना है कि रिस्क रिटर्न का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, अब इसमें क्या दिया हुआ देखिए, सिर्फ आपने ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी का कॉलम गिवन है या नहीं है। इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का कॉलम गिवन है, तो इसका मतलब है कि आपने फॉर्मूला यूज करना है विद प्रोबेबिलिटी वाला। तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने रिटर्न कैलकुलेट करना है। अब ये आपके सामने डाटा लिखा हुआ, मैं आगे फर्दर आगे मूव नहीं कर रहा, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ जिसका रिटर्न निकालो, क्या करोगे? आपने कॉलम बनाना है आर इंटू पी का, एक कॉलम बनाएंगे आर इंटू पी। 50 मल्टीप्लाई बाय इशारिया 0.5, 30 मल्टीप्लाई बाय इशारिया 25, 10 मल्टीप्लाई बाय इशारिया 40, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय इशारिया 25, माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय इशारिया 0.5। या तो आप इनकी भी परसेंटेज खत्म कर लें, ठीक हो गया। अगर आप इनकी परसेंटेज खत्म करके लिखेंगे तो आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज खत्म नहीं करते, ऐसे ही लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है, तो फिर जो आंसर निकलेगा वो आंसर आपका परसेंटेज में आएगा। चले करें जरा, 50 को इशारिया 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 2.5 2.5। ओके, आगे 30 को इशारिया 25 से मल्टीप्लाई करें, 7.5 7.5। मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बेटा आपके लिए। अच्छा, तीसरा 10 को मल्टीप्लाई करें 40 के साथ, इशारिया 40 के साथ, 4 आप लोगों ने कैलकुलेटर्स हमेशा अपने पास रखने हैं। जब भी हमारी क्लास होगी कैलकुलेटर्स और रजिस्टर आपके पास होने चाहिए। सर इसकी परसेंटेज नहीं निकालनी जो आप आप अभी कह रहे थे? आप बेटा जी जो जी आंसर निकल रहे हैं डायरेक्ट परसेंटेज में निकल रहे हैं। अगर आप परसेंटेज खत्म करके लिखेंगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दोनों तरीकों से कर सकते हैं दोनों तरीकों से कर सकते हैं। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड वाला भी करें। सर 4 मसला यह है कि जब मैं यहाँ पे वो क्लिक करता हूँ ना तो बीच में खत्म हो जाता है। ओके, 2.5 था पहला, 7.5 था, और उसके बाद बोले 4 ओके 4, आगे सर -2.5 बेटा माइनस का साइन इग्नोर नहीं करना, माइनस का साइन है तो माइनस का लिखना है जी। कितना है? -2.5 2.5 -1.5 और माइनस -1.5 1.5। अब देखिए ये आपने कॉलम ड्रॉ किया जिसके अंदर आपने क्या किया, पहला कॉलम किया आर इंटू पी, क्योंकि हमारा रिटर्न का फॉर्मूला था सिग्मा आर इंटू पी। तो सिग्मा का मतलब बेटा क्या होता है कि जो कॉलम आपने आर इंटू पी का बनाया है, आपने इस सारे कॉलम को प्लस कर देना है। अब देखिए हमारे पास रिटर्न का आंसर क्या आया, ये जो कॉलम आपने बनाया है इस पूरे कॉलम को प्लस कर ले, 10 सर इज इक्वल टू, ये सारे कॉलम प्लस करें, 2.5, 7.5, 4 जो माइनस हो रहा है उनको माइनस कर दें, तो कितना है 10। यस सर अब देखिए क्योंकि आपने परसेंटेज पीछे खत्म नहीं की थी तो इस वजह से जो आंसर निकलेगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में निकलेगा। तो रिटर्न कितना आ गया बेटा हमारे पास 10%, यानी इस सिक्योरिटी का जो रिटर्न है वो 10% है। अब बनाए बेटा रिस्क के लिए, तो रिस्क का बेटा क्या फॉर्मूला था देखिए जरा R - R बार जी। अब देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ बना रहा हूँ, उसको आप कैलकुलेट बाद में कीजिएगा। R माइनस R, अब यहाँ पे बेटा वो बार नहीं लगेगा, मैं बार वैसे लिख देता हूँ, R माइनस R बार, इसका आपने लेना था स्क्वायर, ये स्क्वायर में है, और मल्टीप्लाई बाय क्या था P। अच्छा, अब ये कॉलम कैसे बनेगा, इसको इस कॉलम का जरा गौर से सुनिएगा बेटा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। R हमारे पास क्या है, ये जो रिटर्न गिवन है 50%, 30%, 10%, -10%, -30%, ये कॉलम आपके R का कॉलम है। R बार अभी आपने निकाला ये वाला 10%, ये जो आपने रिटर्न निकाला है ये आपका R बार निकला है। अब आपने क्या करना है, इस 50 में से इस 10 को माइनस करना है, यानी R माइनस R बार, यानी 50, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, 50 माइनस 10 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, इसके सामने जो इसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा 0.05, तो ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद R बेटा देखें सेकंड देखिएगा, ये 30 है तो 30 माइनस R बार, तो हमारा वही 10 ही रहना है, R बार में चेंज नहीं होना, वो आपने एक दफा निकाल लिया, तो 30 माइनस 10 इसका आपने लेना है स्क्वायर, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसकी प्रोबेबिलिटी जो इसके सामने है 0.25 एंड सो ऑन।
इस तरह आपके पास ये 4-5 आंसर्स आ जाएंगे। और बेटा जहाँ पे माइनस है वो बेटा माइनस का आपने माइनस के साथ ही लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं ये 14 जी साइन चेंज नहीं होगा इसके लिए। अब ये माइनस वाला देखिए कैसे लिखेंगे, -10 माइनस और ये 10 आ जाएगा r, ये देखिए ये आपके पास r है और ये आपके पास r बार है, तो ये माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। मैं कहने का मतलब ये कि माइनस के साइन को आपने इग्नोर नहीं करना। अब ये नीचे देखिए -30 है, तो ये आपने यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है -30 -10, तो ये माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो माइनस के साइन को आपने इग्नोर नहीं करना। मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये देखिए मैंने आपके सामने लिख दी है। इसमें मैंने सिर्फ अभी एक छोड़ा था, वो भी मैं आपको दरमियान में लिख देता हूँ, चलिए बाद में आप इसको करते रहिएगा। वो मैंने ये छोड़ा था, ये 10 वाला, 10 - 10 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब ये देखिए आपके सामने यहाँ पे आंसर्स आएंगे बेटा, इसका भी आंसर आएगा, इसका भी आंसर आएगा, ये 5 आंसर्स आपके सामने आएंगे। और कॉलम में क्या था, सिग्मा। ये जो 5 आंसर्स आएंगे, इन 5 आंसर्स को आपने प्लस कर लेना है, तो एक आंसर बन जाएगा। और उसके बाद उसका आपने अंडर रूट ले लेना है। फॉर्मूले में मैंने आपको अंडर रूट लिखवाया था। तो जो इन 5 के आंसर्स आएंगे, 5 आंसर्स को आपने प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद जो एक आंसर बनेगा उसका आपने अंडर रूट लेना है। वो जो अंडर रूट के बाद आंसर आएगा वो आपका रिस्क होगा, जितने परसेंट भी आए वो आपका रिस्क होगा। और ये देखिए आगे उसने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगली स्लाइड के ऊपर, उसने सॉल्व नहीं किया हुआ लेकिन उसने आपको आंसर दिया हुआ। ये देखें, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 10%, ये हमने बिल्कुल सही निकाल लिया था, ये अभी आपने कैलकुलेट करके बताया था। अब आपने चेक ये करना है क्या रिस्क यही आता है 18.97%, ये आप निकाल के देखिएगा। यस सर, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और यही आंसर आएगा। दिस इज बेटा हाउ टू कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न। अगर आपके पास एक डाटा आ जाए इसके आगे प्रोबेबिलिटी का कॉलम गिवन हो, साथ में रिटर्न का कॉलम गिवन हो, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ओके सर, यस सर, इंशाल्लाह कर लेंगे। विद प्रोबेबिलिटी के साथ ही आपने करना है, वो दूसरा छोड़ दें फार्मूला, वो ना करें। विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला छोड़ दें, सिर्फ ये एक फार्मूला याद कर लें बस, दैट्स इट, ताकि आपको रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना आ जाए। ठीक हो गया बेटा, ये थोड़ा सा आपको मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया कि आपने कैसे निकालना है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये सिक्योरिटी 1 का रिटर्न है और ये सिक्योरिटी 1 का रिस्क है। इसी तरह अगर मैं आपको एक और सिक्योरिटी दे दूं, उसका भी रिस्क और रिटर्न आपने इसी तरह निकाल लिया, तो आपके पास क्या बन गई, 2 सिक्योरिटीज। तो अभी आपने जो कैलकुलेशन की थी वो बेटा आपने कैलकुलेशन की सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा है पोर्टफोलियो एनालिसिस। और ये देखिए उसने पोर्टफोलियो का फॉर्मूला भी आपके सामने यहाँ पे उसने कैलकुलेट किया कि अगर आप 2 सिक्योरिटीज को कंबाइन करते हैं तो कंबाइंड रिस्क और रिटर्न कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला जो है बेटा, ये पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न का फार्मूला, ये आपके सामने जो लाइनों में लिखा हुआ है ना, इस फार्मूले को भी आप नोट कर लें। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको आप नाम देंगे, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे आप इसको नाम दें पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब जब आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस आएगा तो आपको दोनों सिक्योरिटीज का रिस्क रिटर्न गिवन होगा। जिस तरह आपने अभी एक सिक्योरिटी का रिस्क रिटर्न निकाला, पिछली स्लाइड के अंदर आपने रिटर्न निकाला 10%, रिस्क निकाला 18.6%। इसी तरह मैं आपको सिक्योरिटी 2 का भी दे दूं, रिटर्न इतना और इसका रिस्क इतना। अब हम अगर इनको कंबाइन करके देखेंगे कंबाइंड रिस्क रिटर्न कितना होगा, तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न। उसको हम नाम देते हैं पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न का। तो पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बेटा ये है W1, ये आप उसने μ1 लिखा है, आप इसको R1 लिख सकते हैं। R1 स्टैंड फॉर रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 1। W2 यहाँ पे जो लिखा है μ2, इसको आप R2 लिख सकते हैं, यानी रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 2। जी, ये फार्मूलाज आप दोनों नोट कर, ये रिटर्न का फार्मूला बेटा पहले वाला और ये रिस्क का फार्मूला है। आप ये फार्मूलाज नोट करें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। पहले ये लिख लें दोनों फार्मूलाज, ये रिटर्न का फार्मूला है और ये आपके पास रिस्क का फार्मूला है। जैसे अब ये देखिए उसने बताया सिक्योरिटी 1 का रिटर्न है 10%, सिक्योरिटी 2 का रिटर्न है 15%,
सिक्योरिटी 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन 16%, सिक्योरिटी 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन 24%, और ये जो P लिखा है ना, ये जो P का साइन है, इसको बोलते हैं कोरिलेशन। जो उसने P का साइन डाला हुआ है, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, ये कोरिलेशन क्या होता है। ये फार्मूला बेटा दोनों नोट कर लें। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आपको ये सारा डाटा गिवन होगा, जिस तरह ये नीचे गिवन है। सिक्योरिटी 1 का रिटर्न इतना, सिक्योरिटी 2 का रिटर्न इतना, सिक्योरिटी 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, सिक्योरिटी 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। तो रिटर्न के लिए रिटर्न का डाटा यूज करेंगे, रिस्क के लिए रिस्क का डाटा यूज करेंगे। जी नोट कर लिया बेटा? यस Yes, सर। sir. ओके, सबसे पहले बेटा कोरिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा कोरिलेशन का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिक्योरिटीज। जो कोरिलेशन होता है बेटा, इसका जो मैक्सिमम आंसर होता है वो +1 से लेके -1 के दरमियान होता है। यानी जो कोरिलेशन है बेटा, इसका जो मैक्सिमम आंसर होगा वो +1 से लेके -1 के दरमियान होगा। कोरिलेशन का मतलब है कि वो सिक्योरिटीज आपस में कितना कोरिलेटेड है। अगर वो आंसर प्लस की तरफ से है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जिस तरह यहाँ पे आंसर है 0.2, ये जो P 0.2 दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। जितना आंसर 1 के करीब होगा उतना ज्यादा पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब ये होगा कि अगर एक सिक्योरिटी प्रॉफिट दे रही है तो दूसरी भी प्रॉफिट दे रही है, अगर एक सिक्योरिटी लॉस दे रही है तो दूसरी सिक्योरिटी भी लॉस दे रही है। यानी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी फॉर एग्जांपल ये ऐसी सिक्योरिटीज हैं कि अगर ये मूव करेंगी तो ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी। अगर एक में प्रॉफिट होगा तो दूसरी में भी प्रॉफिट होगा। इसको आप ऐसे कह लें कि आपने किसी एक ही सेक्टर की सिक्योरिटीज उठा ली है। फॉर एग्जांपल आपने पेप्सी की उठा ली, नेस्ले की उठा ली, कोक की उठा ली। अब पेप्सी और कोक एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर उस सेक्टर के ऊपर डाउनफॉल आया तो दोनों डूबेंगे, उस सेक्टर के ऊपर बूम आया तो दोनों के ऊपर बूम आएगा। तो कोरिलेशन का मतलब है कि वेदर दो सिक्योरिटीज आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड और नेगेटिवली कोरिलेटेड। अगर उनके दरमियान कोरिलेशन पॉजिटिवली है तो इसका मतलब है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट है तो दोनों प्रॉफिट देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो दोनों लॉस देंगे। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब इसका उल्टा बेटा। अगर दो सिक्योरिटीज के दरमियान कोरिलेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि अगर एक सिक्योरिटी पॉजिटिव प्रॉफिट दे रही है तो दूसरी में भी आपको लॉस दे रही है। अगर एक आपको लॉस दे रही है तो दूसरी आपको प्रॉफिट दे रही है। तो बेटा ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम पोर्टफोलियोज बनाते हैं, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम एक ही सेक्टर के अंदर से सिक्योरिटीज मत उठाएं। अगर आप एक ही सेक्टर में से सिक्योरिटीज उठाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने नेशनल बैंक ऑफ सिक्योरिटीज खरीद ली, लाइट बैंक की खरीद ली, आपने मुस्लिम कमर्शियल की खरीद ली, पोर्टफोलियो तो बन गया। लेकिन वो सारे का सारा पोर्टफोलियो आपने कहां से बनाया? बैंकिंग सेक्टर से। आप पोर्टफोलियो तो वह है लेकिन इट्स अ रिस्की पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो मुख्तलिफ जगहों पे लगाई है, लेकिन बेटा वो सारी की सारी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है। इसलिए अगर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर डाउनफॉल आया तो इसका मतलब है कि सारे का सारा सिक्योरिटीज जो है वो आपके पैसा डूबेगा। अगर उसके ऊपर बूम आया तो तीनों आपको प्रॉफिट भी देंगे। अब जो मैंने आपको 17 वाली एग्जांपल दी थी बेटा, उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है। केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, तो मैंने अभी आपके सामने बोले थे। ऐसी सिक्योरिटीज के दरमियान जो कोरिलेशन होगा वो नेगेटिव होगा, यानी उसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। अब एक सेक्टर के ऊपर अगर डाउनफॉल आ रहा है तो मे भी दूसरा सेक्टर उस वक्त ग्रो कर रहा हो। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसके दरमियान कोरिलेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। जितना नेगेटिव कोरिलेशन होगा आपको उसमें उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सिक्योरिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होंगी, वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी और उसमें हमें फायदा होगा, उसमें लॉस के चांसेस कम होंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। गॉट द आइडिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसमें यूज हो रहा है W1 W2। W स्टैंड फॉर वेट। अब ये W1 W2 क्या है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं वेट। अच्छा, वेट क्या होता है? टोटल अमाउंट का कितना हिस्सा आपने सिक्योरिटीज के अंदर लगाना है, दैट इज कॉल्ड वेट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेरे पास, अब जरा देखिएगा, मैं कहता हूँ जी कि आप ऐसा करें 70% जो है टोटल बेटा वेट 1 होता है, 70% जो है वो सिक्योरिटी 1 में लगा दें और बाकी का जो 30% है वो सिक्योरिटी 2 में लगा दें। तो आपका वेट कितना बन गया? 0.7 0.3, यानी 70% पैसे आपने सिक्योरिटी 1 में लगा दिए, 30% पैसे आपने सिक्योरिटी 2 में लगा दिए। यह एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं, आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल 1 लाख रुपया है। अब ये 1 लाख रुपया मैंने 2 सिक्योरिटीज में लगाना है।
आप कहते हैं कि 60,000 जो है वो सिक्योरिटी 1 में लगा दो, 40,000 जो है वो सिक्योरिटी 2 में लगा दो। अब क्या वेट बना? सर 60 और 40 सिंपल, 0.6 60,000 और तकसीम 1 0.4 लाख, 40,000 तकसीम 1 लाख, 0.6 0.4, यानी सिक्योरिटी 1 में आपने 60% पैसे लगा दिए, सिक्योरिटी 2 में आपने 40% पैसे लगा दिए। ये वेट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो अभी अगर आपके पास डाटा गिवन हो तो फिर आपने उस डाटे को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन के जरिए। ये देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब ये आई थिंक समझ आ गई बेटा, वेट की समझ आ गई, कोरिलेशन की समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब आपके सामने डाटा गिवन है, अब आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेट गिवन नहीं है, चलिए सपोज करें मैं यहाँ पे आपको वेट दे देता हूँ 0.7 पहले का और 0.3 सिक्योरिटी 2 का, और मैं आपसे कहता हूँ जिसका रिस्क रिटर्न निकालें। अब ये देखें W1 0.7 मल्टीप्लाई बाय म्यू1 ये बेटा आपके पास जो 10 गिवन है, ये रिटर्न 1 है। यहाँ पे वो मैंने R का वर्ड यूज किया था, यहाँ पे म्यू का वर्ड यूज हुआ हुआ है। W2 30% है, 0.3 मल्टीप्लाई बाय जी, और रिटर्न कितना है 0.5। निकालें जरा क्या आता है वैसे, जरा पुट करें डाटा, ये मैं आपके सामने लिख भी रहा हूं, आप लोग जरा पुट करें। सपोज करें मैंने बोला जी कि वेट है आपके पास, मैं यहाँ पुट करके दिखाता हूँ आपको। सिक्योरिटी 1 में आपने लगाना है 70%, तो यहाँ पे लिख लें 0.7 मल्टीप्लाई बाय इसका रिटर्न है 10% प्लस सिक्योरिटी 2 में आपने लगाया 30% और उसका रिटर्न देखिए, ये देखिए 15% गिवन है 0.15। जी जरा क्या आंसर है, जरा करें मल्टीप्लाई और प्लस। सर 11.5 और क्योंकि आपने परसेंटेज खत्म नहीं की तो परसेंटेज आंसर आ गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे, सिक्योरिटी 1 आपको रिटर्न दे रही थी 10%, सिक्योरिटी 2 आपको रिटर्न दे रही थी 15%। ये देखिए जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर आप इन दोनों में कंबाइन करके पैसा लगाएंगे तो ना आपको 10% मिलेगा ना आपको 15 मिलेगा, बल्कि आपको तकरीबन एवरेज मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी 11.5। यानी आपको रिटर्न जो मिलेगा दोनों को मिला के वो तकरीबन 11.5% होगा। अब रिस्क भी कैलकुलेट करें, अब रिस्क में भी यही डाटा पुट करें। W1 कितना है बेटा आपके पास 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये देखें ये क्या बेटा आपके पास रिस्क ऑफ 1 16%, इसकी परसेंटेज खत्म कर लें, 16 का स्क्वायर प्लस W2 कितना है बेटा आपके पास 0.3 का स्क्वायर इंटू 0.24 का स्क्वायर प्लस 2 ये सारा के दरमियान मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय 0.2 इंटू W1 W2, ये सारा मल्टीप्लाई करें, इन सबको सॉल्व करें, अंडर रूट लें और देखें रिस्क कितना आएगा। इनके इसके जो रिस्क का आंसर आएगा वो भी 16 और 24 के दरमियान निकलेगा। देखिएगा जो आंसर आएगा वो आंसर भी 16% और 24% के दरमियान में कोई आंसर होगा, यानी आपको ना तो रिस्क 16% फेस करना पड़ेगा ना 24%, इन दोनों की कोई एवरेज आंसर निकलेगा, और इसको आपने सॉल्व करके लाजमी देखना है। वेट आपने ये रख लेने 0.7 और 0.3 और पुट करके आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताना है क्या आंसर आ रहा है। गॉट इट बेटा? यस सर। तो अब आपने yes, क्या sir. करना है, अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये जो हमने निकाला था रिस्क रिटर्न वाला सिंगल सिक्योरिटी वाला एनालिसिस, आपने ये करना है जो कि आज हम कर भी चुके हैं, और एक आपने ये डाटा पुट करके इसके अंदर ही जो फार्मूलेज दो लिखे हुए हैं इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न। ये पोर्टफोलियो रिटर्न है और ये पोर्टफोलियो रिस्क है। देखिए साथ में पी लिखा हुआ, पी स्टैंड फॉर पोर्टफोलियो। आपने यहाँ पे अगर म्यू की जगह पे आर भी लिखेंगे तो भी ठीक है, आर पी लिख लें, क्योंकि हमने रिटर्न को आर से पढ़ा तो आप आर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लेंगे बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। आई थिंक इतना ही काफी है। अब आपने नेक्स्ट क्लास में ये करके आना है, तो आपने वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाला काम करके आना जो मैंने आपको दिया है, और साथ में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना जो मैंने आपको दिया है। मैं 1 मिनट में चेक करता हूँ आपकी बुक भी, मैं भी चेक करता हूँ, अगर मुझे भी बुक मिल जाती है तो मैं आपको बुक में से क्वेश्चन देता हूँ, वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। पूरा वीक होगा आपके पास, आराम से उसको बैठ के कीजिएगा। कोशिश करनी है आप लोगों ने कि जब भी आप मेरी क्लास में बैठे आपके पास कैलकुलेटर लाजमी हो। ओके सर। इंशाल्लाह सर। ठीक है, और याद रखिएगा छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स होंगे और मैंने वहीं पे क्लियर करने हैं आपके कॉन्सेप्ट्स। आपके ग्रुप के अंदर, हाँ जी, मैंने ना कुछ वो न्यूज़पेपर के 3 आर्टिकल बेटा किए हैं ग्रुप में शेयर। न्यूज़पेपर 1 न्यूज़पेपर 2 वो छोटे छोटे से ना आर्टिकल्स हैं, आधे आधे पैराग्राफ के, उसको जरा रीड कीजिएगा। उसमें बताया गया कि रिस्क कैसे आया था, वो भी आपको हेल्प आउट करेगा जो मैंने आपको टास्क दिया उसको सॉल्व करने के लिए।
उनको पढ़ लीजिएगा Yes, sir. वैसे अपने नॉलेज के लिए, फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे उसमें क्या लिखा हुआ था आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है सर। Okay, sir. एक सेकंड सिर्फ मुझे जरा बुक चेक कर लेने दें। ये बुक भी मैं ना आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये बुक शायद आपको मार्केट में अवेलेबल ना हो, आप पता कर लीजिएगा, अगर आपको अवेलेबल हो तो आप खरीद लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको शेयर कर दूंगा। और यही बुक जो है ये बेटा हम स्टडी करेंगे अपने कोर्स के अंदर। Okay, sir. ये बुक है बेटा, रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जॉन सी हल की बेटा ये बुक है। ये आपको शायद मार्केट में अवेलेबल ना हो, ये नहीं मिलती, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, खरीद लें। इट्स अ वेरी नाइस बुक और ये बड़े आसान अल्फाज में लिखी हुई है। जो स्लाइड्स हैं वो भी इसी बुक की हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। Okay, sir. ठीक है, अब सर इसका आप ये चैप्टर, क्लियर कर देंगे? ओके सर। जी जी मैं बेटा इसको जूम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। ये ले, ये चैप्टर नंबर 1 बेटा हम स्टडी कर रहे थे इसका। आपने ये सारे फार्मूला देखे इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये देखे पोर्टफोलियो का रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क, ये जो फार्मूला अभी मैंने आपको करवाए ये सारे किए हुए हैं इसके अंदर। आपने ये काम करना है, जो अभी आपने नेक्स्ट क्लास में आना है तो उसके लिए आपने ये काम करना है, आपने इसकी एक्सरसाइज में चले जाना है चैप्टर नंबर 1 की, और कोशिश करनी है। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये साथ में दिए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम, ये देखिए इन क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम्स आपके सामने गिवन है इसके आंसर्स बुक के एंड पे दिए हुए हैं। इसी बुक के आप एंड पे जाएंगे तो वहां पे चैप्टर वाइज इनके आंसर्स भी गिवन है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे है उसके आंसर गिवन है, आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें और वहां पे जाकर उसका आंसर चेक कर लिया करें कि आंसर ठीक है या गलत है। आपने जो क्वेश्चन नंबर 1-1 है ये सॉल्व करना है, ये वाला। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ये देखिए 0.1, 0.2, 0.35, 0.25, ये पी का कॉलम है और ये उनके रिटर्न गिवन है, आर का कॉलम है। ठीक है, और आपने रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करना, और जो शुरू में मैंने पढ़ाया था सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस वाला, ये वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ठीक है, एक कॉलम पी का गिवन है और एक कॉलम आर का गिवन है, आर इंटू पी वाला फार्मूला लगा के आपने निकाला। इसमें उसने पोर्टफोलियो का नहीं कहा, सिंपल रिस्क रिटर्न का है। और ये क्वेश्चन नंबर 1-1 एंड 1-2 ये दोनों आपने सॉल्व करने हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में जब आप आए तो ये आपने सॉल्व किए रजिस्टर्स के ऊपर। और 1-3 ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये आपका, एक पहले वाला क्वेश्चन सिंगल सिक्योरिटी का था, 1-2 और 1-3 जो है ये आपके पोर्टफोलियो का है बस। 1-2 और 1-3 में आपने वो जो मैंने अभी फार्मूला करा W1, W2, R1, R2 वाला जो फार्मूला भी हमने पढ़ा वो वाला आपने यूज करना है। ठीक है, ये पहले 3 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको इनमें प्रॉब्लम आएगी तो हम उससे डिस्कस करेंगे, सर ये हमसे सॉल्व नहीं हुआ, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम आई। ओके हो गया बेटा? Okay, sir. ये बुक आपके ग्रुप में अभी शेयर हो रही है, ये बुक मैं भी शेयर कर रहा हूँ, आप इस बुक को अपने पास, और इसके इन क्वेश्चंस के आंसर बुक के एंड पे गिवन है। Okay, sir. चलें बेटा, कौन से स्टूडेंट ऐसे थे जिनके साथ हमारा अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, जो बाद में